चौंकाने वाली खबर सामने आई है और अमेरिका इजराइल के साथ जंग को ईरान ने एक मौके में बदल दिया है। ईरान ने तेल और गैस के निर्यात से रिकॉर्ड कमाई की है और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जहां एक ओर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का दबाव है तो वहीं दूसरी ओर ईरान की अर्थव्यवस्था ऊर्जा कारोबार के दम पर नई ऊंचाइयों को छू रही है। सवाल उठता है कि आखिर यह हुआ तो कैसे हुआ। तो बैन के बावजूद यहां पर स्थितियां जो हैं वो जिस तरीके से बनी नजर आ रही हैं, इन स्थितियों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बैन के बावजूद तेल का यहां पर यह खेल देखने को मिला। ये अपडेट्स आप तक और कुछ हम पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरीके से ईरान मालामाल होता नजर आ रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और S&P ग्लोबल के मुताबिक यहां पर 90% तेल का एक्सपोर्ट खार्ग टर्मिनल से यहां किया जा रहा है ईरान के द्वारा। आप समझिए इन स्थितियों को, परिस्थितियों को, और इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि क्या यहां पोजीशंस हैं। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले से एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है, ये आप समझिए जो स्थितियां बनी आ रही हैं। लेकिन गैस सप्लाई पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है। गैस सप्लाई अभी भी चालू है और गैस सप्लाई पूरी तरीके से बंद नहीं है। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले विदेशी जहाजों से टैक्स जो है ईरान वसूल रहा है। ईरान करीब 16.5 करोड़ रुपए प्रति जहाज वॉर टैक्स ले रहा है। ईरान रोजाना यहां पर आप समझिए किस तरीके से 16.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है हर एक जहाज से ले रहा है और 90% तेल का एक्सपोर्ट अभी भी जारी है। आप समझिए इतनी महामारी, इतने युद्ध के बाद भी केवल जो इंपैक्ट पड़ा है वो 10% तेल एक्सपोर्ट पर ही पड़ा है। 10% तेल एक्सपोर्ट, 90% अभी भी जारी है और ईरान पर कई सालों से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से इन प्रतिबंधों का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था। लेकिन ईरान ने इन चुनौतियों के बीच भी अपने तेल और गैस निर्यात को जारी रखा। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान ने ग्रे मार्केट यानी कि गैर आधिकारिक चैनलों का सहारा लेकर अपने कच्चे तेल की बिक्री बढ़ाई है। बताया जा रहा है कि ईरान ने शिप टू शिप ट्रांसफर, फर्जी दस्तावेज और तीसरे देशों के जरिए अपने तेल को बाजार तक पहुंचाया। इस छुपे हुए नेटवर्क ने ईरान को अरबों डॉलर की कमाई करवाई है और ईरान इसी वजह से मालामाल होता हुआ नजर आ रहा है। खार्ग आइलैंड की खासियत को लेकर बात करें तो आप समझिए खार्ग आइलैंड की खासियत क्या है। ग्राफिक्स के माध्यम से ये अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। 80 से 90% क्रूड ऑयल ईरान का यहीं से आता है। ये पहला एक मजबूत पॉइंट है। आप समझिए किस तरीके से मजबूत पॉइंट। ऑयल लोडिंग कैपेसिटी रोजाना यहां पर 70 लाख बैरल की है। 70 लाख बैरल कैपेसिटी आप समझिए और टोटल स्टोरेज कैपेसिटी करीब 3 करोड़ बैरल की है। और उसके बाद यहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। आप समझिए पूरी दुनिया का 20% तेल एक पॉइंट से गुजरता है, तो वो पॉइंट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में जो युद्ध की स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियों में भी ये पॉइंट जो है वो एक्टिव है। यहां से तेल निर्यात हो रहा है और यही कारण है कि ईरान मालामाल हो रहा है। ईरान के पास बड़ी आप संख्या में कह सकते हैं कि आर्थिक मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है और ईरान जो है लगातार यहां से जो है दुनिया को तेल बेच रहा है। होर्मुज स्ट्रेट के पास जिस तरीके से खार्ग आइलैंड है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण आइलैंड है। 80 से 90% क्रूड ऑयल ईरान का यहीं से आता है, यानी कि खार्ग आइलैंड जो कह सकते हैं कि एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। ईरान का अगर बात करें तो ईरान पर कई सालों से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से इन प्रतिबंधों का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को रोकना था। लेकिन ईरान ने इन चुनौतियों के बीच भी अपने तेल और गैस निर्यात को जारी रखा। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान ने ग्रे मार्केट यानी कि गैर आधिकारिक चैनलों का सहारा लिया और सहारा लेकर अपने कच्चे तेल की बिक्री बढ़ाई है। बताया जा रहा है कि ईरान ने शिप टू शिप ट्रांसफर, फर्जी दस्तावेज और तीसरे देशों के जरिए अपने तेल को बाजार तक पहुंचाया। इस छुपे हुए नेटवर्क ने ईरान को अरबों डॉलर की कमाई करवाई है और ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन बनकर उभरा है। और रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने सस्ते दामों पर ईरानी तेल की भारी खरीद की, जिससे दोनों देशों को फायदा हुआ। जहां चीन को सस्ता ईंधन मिला तो वहीं ईरान को नकदी यानी कि पैसा, उसका बड़ा स्रोत मिला। इस ऊर्जा गठजोड़ ने वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित किया। अमेरिका
और पश्चिमी देशों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। ईरान के पास पैसे अभी भी आ रहे हैं, तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन ये प्रतिबंध जो है वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं और एक तरीके से इसे अमेरिका की एक बड़ी हार और माना जा रहा है। आप समझिए चीन किस तरीके से सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। अमेरिका ने आप बात करें लेकिन ग्लोबल ऑयल संकट के डर से तेल टर्मिनल को सीधे निशाना नहीं बनाया। अमेरिका को भी इस बात का डर है, सीधे निशाना बनाएगा तो संकट पूरी दुनिया पर आएगा। इसी का फायदा उठाते हुए ईरान ने खार्ग टर्मिनल चालू रखा हुआ है। तेल यहां से रोजाना जा रहा है, सप्लाई हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है और घोस्ट फ्लीट के जरिए चीन को तेल की सप्लाई जारी है, यानी कि चीन लगातार तेल ले रहा है और ईरान का रोजाना 1.38 मिलियन बैरल तेल जो है वो चीन को बेचने का दावा है। यानी कि आप समझिए कि करीब करीब ये जो संख्या है वो 14 लाख बैरल के आसपास की पहुंचती है जो तेल रोजाना चीन जो है वो खरीदता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और जो स्थितियां ये बनी नजर आ रही हैं, जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार हैं श्रुति दास गुप्ता जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले श्रुति दास गुप्ता जी मैं आपसे करना चाहूंगा। श्रुति जी, जिस तरीके से तमाम सैंक्शंस लगाए गए हैं, अमेरिका बार बार ये दावे कर रहा है कि हमने हर तरीके से हर मोर्चे पर जो है ईरान को घुटनों पर ला दिया, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, चाहे व्यापार का मोर्चा हो, चाहे एक्सपोर्ट का, चाहे इंपोर्ट का। लेकिन जो ये नई तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है श्रुति जी, ये साफ तौर पर बताती है कि यहां पर अमेरिका की एक बड़ी हार हुई है। क्योंकि श्रुति जी, हम सभी को पता है कि ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास बहुत कुछ है, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका का नुकसान हो या फिर अमेरिका की पूरी दुनिया में एक झूठी प्रतिष्ठा ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल, ये और अमेरिकन हेजेमनी जो है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक हुआ है। जी क्योंकि उनकी एक ट्रस्ट डेफिसिट जो ईरान के साथ है वो दुनिया की एक प्रॉब्लम है। लेकिन फिलहाल जो ट्रस्ट डेफिसिट यूएसए और उससे आने वाली बातों से है, वो ईरान के साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट है उससे ज्यादा बड़ा हो गया। इसका मतलब मैं समझा देती हूँ कि यूएसए की तरफ से जो भी आश्वासन दिए जाते हैं या जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, अब हम उनको जाके ईरान के स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं और फिर समझ रहे हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो यूएस की बात का हम बेंचमार्किंग जो रखा करते थे एज ग्लोबल एनालिस्ट, वो हम रखना बंद कर चुके हैं। एक वो चीज हो गई। दूसरा, यूएस की जो हेजेमनी थी वो पेट्रो डॉलर बेस्ड चला करती थी। ईरान को उन्होंने सैंक्शन दिया, इसीलिए यूएस सैंक्शन का इतना बड़ा वो प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर यूएस बैंक्स आपके साथ डील नहीं करेंगे तो आपको डॉलर का एक्सेस नहीं मिलेगा, आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। पर ईरान ने जो है, ईरान, चाइना, रशिया, इंडिया, इन सब ने मिलके जो है अपने देसी करेंसीज में जब डील करना शुरू किया तो ये पेट्रो डॉलर की जो डोमिनेंस थी ये कम हो रही थी। अब जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल के बेसिस पे कम सस्ते में भी वो बेच रहा है, तो भी वो माला माल होता जा रहा है। और इससे चलते प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखिए भुखमरी तो आ रही है, वहां पे इन्फ्लेशन भी आ गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ब्रेड का प्राइस जो है वो 64% बढ़ गया है, मिल्क का प्राइस 24% बढ़ गया है, क्योंकि सामान आने में मुश्किल हो रही है उसके पास। पर वो पैसे जरूर कमा रहा है। अब वो उस पैसे का क्या करेगा? इस पैसे से वो अपने एम्यूनिशन ही खरीदेगा और दोबारा यूएसए से जाकर ही लड़ेगा। तो ये जो है प्रॉब्लम यूएसए के लिए बड़ी हो गई है कि वो फेस कैसे बचाए। वो जो बोलता है वो बोलता है हमने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं करना है, तो इसराइल अटैक कर देता है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं। यूएस बोलता है कि हम बात कर रहे हैं, ईरान बोलता है हम तो नहीं बात कर रहे हैं इनके साथ। यूएस बोलता है कि हमने उनका सब आर्मी नेवी सब ध्वस्त कर दिया, पर फिर भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल पा रहे हैं। तो यूएस एज एन एंटिटी जो है, वो ग्लोबल पावर फिगर जो है, वो उसका हिलने लगी है स्थिति। वो नंबर वन प्लेस पे शायद ना, शायद अभी भी रहे, लेकिन उसकी बात और उसका वर्चस्व कम होता जा रहा है। और इसके अंदर ईरान का आज अगर युद्ध भी रुक जाएगा तो भी ईरान पूरी तरह से जीत जाएगा। जी देवराज जी, दूसरी मैं आपका रुख करूंगा। देवराज जी, अगर खार्ग द्वीप को लेकर बात करें, जिस तरीके से खार्ग द्वीप लगातार एक्टिव है, मैं आपसे यहां पर समझना चाहूंगा अमेरिका वहां पर हमले नहीं कर रहा, आप किस तरीके से देखते हैं अमेरिका की रणनीति के तौर पर? क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका खार्ग द्वीप के ऊपर हमला करता है, अटैक करता है, तो नुकसान अमेरिका को भी होगा। हाँ अभिषेक, देखो ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका ये उम्मीद कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये उम्मीद कर रहे हैं कि देर सबेर
चाहे अब या 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद ईरान में ऐसी एक सत्ता आएगी जो कि अमेरिका के सहयोग से ही चलेगी। जी। हम बोलते हैं कठपुतली सरकार। ऐसे में अमेरिका जानता है कि ईरान की जितनी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उनकी जो ड्रिलिंग रिग्स हैं, रिफाइनरीज हैं, स्टोरेज टैंक्स हैं, और शिप्स में जो डिलीवरी सिस्टम है, जैसे खरागाइन की बात हो रही है, वो सब अमेरिका के ही प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, अमेरिकन ऑयल कंपनीज के कब्जे में आस्ते आस्ते आ जाएंगी। और उसके बाद अमेरिका की बल्ले बल्ले, अमेरिका डिसाइड करेगा कितना ऑयल निकालना है, किस देश के लिए निकालना है, किस देश के लिए नहीं निकालना है, चीन के लिए नहीं बेचना है, या अमेरिका तय करेगा कि किस कीमत पर बेचना है, किसको सस्ता देना है, किसको महंगा देना है ऑयल। भारत को और चीन को महंगा देगा अमेरिका। तो इस तरह से अमेरिका ईरान के जो तेल का जो जखीरा है उसको कंट्रोल करना चाहता है। फिर अमेरिका ही तय करेगा, जाहिर बात है कि डॉलर में बेचना है तो जो देश खरीदने आएगा उसको भी डॉलर कहीं कमाने पड़ेंगे, तो वो अमेरिका की गिरफ्त में आ जाएगा। जो देश बेच रहा है यानी ईरान, अमेरिका ने ये सभी देशों के ऊपर किया हुआ है, सऊदी से लेके यूएई, ओमान और कुवैत तक, कि जो देश बेच रहा है तेल, बेच के जो डॉलर कमाते हैं, फायदा होता है, वो अमेरिकन बैंक्स में जमा करके रखना है। तो अमेरिका इसीलिए खड़ग आइलैंड को फिलहाल तबाह नहीं करना चाहता। खड़ग आइलैंड से 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है। अमेरिका ख्वाब देख रहा है, सपने देख रहा है कि वो हकीकत हो जाए कि खड़ग आइलैंड एक दिन बिना नुकसान के अमेरिकन ऑयल कंपनीज के काबू में आ जाएगा, इसलिए वहां पर बम नहीं बरसा रहा है। हाँ, उन्होंने दो मेरीन शिप, जो ये लैंडिंग शिप्स होती हैं, एम्फीबियस शिप्स होती हैं, इनको कूच किया हुआ है। 5,000 मेरीन सोल्जर्स वहां पहुंच रहे हैं, कमांडोज। अमेरिका की जो 82nd यानी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन है, उसके 1500 पैराट्रूपर्स को, कमांडो पैराट्रूपर्स को अमेरिका मोबिलाइज कर रहा है, वो पश्चिम एशिया पहुंच रहे हैं। तो हो सकता है कि अमेरिका समुद्र के रास्ते से एम्फीबियस असॉल्ट कर दे खड़ग आइलैंड पर। वहां पर करीबन 2,500 IRGC के जवान हैं, और हो सकता है कि अमेरिका उसी वक्त 1500 पैराट्रूपर्स को वहां उतार दे आसमान से और खड़ग आइलैंड को टेक ओवर कर ले। ऐसा हो सकता है अगले समझो 5-6 दिन के अंदर। जी बिल्कुल। श्रुति जी, दूसरी जिस तरीके से अगर हम इन स्थितियों को लेकर बात करें, खार्ग द्वीप को लेकर बात करें, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के लिए खार्ग द्वीप कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार यह भी कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया की जो तेल सप्लाई है उसका 20% का हिस्सा इकलौते इस द्वीप से आता है, जो कि अभी भी एक्टिव है। करेक्ट, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर खर्ग आइलैंड की फैसिलिटीज के ऊपर, जैसे एक छोटा अटैक हुआ था तो ही कितना बड़ा शॉक पड़ गया था। आप एनर्जी शॉक अगर दुनिया का आप देखेंगे तो अगर ये कंप्लीटली डिसेबल या डिसमेंटल कर दिया जाता है या इसको हॉस्टेज रख लिया जाता है और यहाँ से सप्लाईज आना जाना बंद हो जाती हैं, तो ये 20% ऑयल आपको ऐसे छोटा लग रहा है, पर ये 100% डिप्रेशन ट्रिगर कर सकता है, ग्लोबल डिप्रेशन, और ग्लोबल इकोनॉमी को कोलैप्स पे ला सकता है। इधर से चाइना का जाता है, चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी का कितना बड़ा हिस्सा ये आप जानते हैं। तो अगर उसके अंदर तेल जाना पहुंचना बंद हो जाता है तो इसका इंपैक्ट आएगा कि आपके प्रोडक्ट्स, गुड्स, सर्विसेज सब महंगे हो जाएंगे। फर्टिलाइजर, आप सिर्फ तेल को एज पेट्रोल और डीजल से अगर उभर के देखेंगे तो आप समझेंगे कि फर्टिलाइजर्स, प्रोसेसिंग केमिकल्स, आपका ग्रीस, आपका तेल, आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, आपके फार्मास्यूटिकल्स, आपका मेकअप, आपकी हर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ इस पर डिपेंडेंट है। आप सिर्फ एयर ट्रैवल देख रहे हो या रोड ट्रैवल देख रहे हो या अगर कहीं आप जनरेटर के हिसाब से देख रहे हो, पर ये सिर्फ उधर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यहाँ से 20% तेल कम हो जाना मतलब 100% गारंटी कि दुनिया के अंदर एक डिप्रेशन का वेव आएगा, इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जाएगी पूरी दुनिया, सिर्फ चाइना नहीं। क्योंकि चाइना के अंदर अगर आपका सामान महंगा पड़ा तो उसका रिप्लेसमेंट इंडिया है, इंडिया का भी तेल वहां से आता है, तो इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। खर्ग आइलैंड से डायरेक्टली नहीं आता, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जरूर आता है। बट मेरे को एक आश्वासन ये हुआ है कि मैंने एक आजकल में रिपोर्ट पढ़ी जिसके अंदर लिखा गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब हमारा सिर्फ अबाउट 25 to 30% ही ट्रांसपोर्ट करता है। हमने सुएज कनाल, केप ऑफ गुड होप, हमने मल्टीपल ट्रांजैक्शन पॉइंट्स जो हैं पिछले साल ही सेट कर लिए थे 2025 के अंदर, और उसका फायदा हमको इस साल हो रहा है कि हमारा जो तेल है वो आज भी आ रहा है। पर चाइना के लिए ये क्रिटिकल है, और चाइना अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल
इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जिस तरह से ट्रम्प और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन इसको कंट्रोल करना चाह रही है, इसका मतलब ये है कि वो डॉलर डोमिनेंस के लिए कर्ग आइलैंड को जरूरी समझती है। इसका मतलब है वो चाइना को चोक करना, या चाइना को जिस तरह से क्रिटिकल मिनरल से चाइना ने जिस तरह से वर्ल्ड को चोक कर रखा था, उसी तरह से कर्ग आइलैंड लेके चाइना को चोक करने की कोशिश करता है। पॉइंट ये है कि इस पूरे मामले के अंदर कर्ग आइलैंड जैसा एक छोटा आइलैंड पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बड़ा धक्का दे सकता है, और ये हम सबको समझ के और मान के चलना चाहिए। जी देवनाथ जी, जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं और इन स्थितियों के बीच अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान जो अपने घुटनों पर आ चुका है, लेकिन दूसरी ओर ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत ही नहीं हो रही। इन बयानबाजियों को किस तरीके से देखा जाए? क्या देवनाथ जी यही बयानबाजियां जो है इस युद्ध को और एक्सेलरेट कर रही हैं, यानी कि और आगे लेकर जा रही हैं? कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत दबाव है जी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कि वह इस युद्ध को बंद करें। जी डोमेस्टिक दबाव ऐसा है कि अभी मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर के महीने में। जी डेमोक्रेट्स तो गुदगुदी से मुस्कुरा ही रहे हैं जिस दिन से ये बमबारी चालू हुई है। रिपब्लिकन्स थोड़ा घबराए हुए हैं, क्योंकि अमेरिका में देखिए, जैसे अभी बात हो रही थी, अमेरिका में अलग अलग पेट्रो केमिकल्स यानी पेट्रोलियम पर बेस्ड जो दूसरी केमिकल्स हैं उनकी कीमत में पिछले 4 हफ्ते में 30% जी से 70% की बढ़ोतरी हुई है। तो अमेरिका में भी इंडस्ट्रीज और फाइनली कंज्यूमर्स सफर कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्रेशर भी है। अमेरिका की जो नेटो मित्र हैं या नॉन नेटो देश हैं, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे जो हैं डोनाल्ड ट्रंप जी से गुहार लगा रहे हैं। फिलीपींस में नॉर्मल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कर्बसाइड पंप में 200% बढ़ोतरी हो गई है। तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर बमबारी बंद कीजिए ताकि हमारी तरफ ऑयल आ सके। इस सारे प्रेशर से डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा तो समझ रहे हैं कि बमबारी बंद करनी चाहिए, लेकिन नेतन्याहू है कि मानते ही नहीं है। नेतन्याहू को पता है कि अब उनके पास एक सुनहरा मौका आ गया है। बमबारी चालू की थी, अमेरिका ने भी बॉम्बिंग की, अब नेतन्याहू बमबारी नहीं बंद करना चाहते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इजराइल में भी इलेक्शन है। नेतन्याहू की जो सरकार है, लिकुद पार्टी जो है नेतन्याहू की, वो तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है ना। उनके पार्लियामेंट में उनका जो नेसेट है वहां पर लिकुद पार्टी के पास पूर्ण बहुमत यानी 50% सीट नहीं है। वो एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूइश ग्रुप हैं, कुछ छोटी छोटी पार्टियां, किसी की 3 सीट किसी की 5 सीट, उनकी मदद से सत्ता में टिके हुए हैं। ये जो एक्सट्रीम राइट विंग ग्रुप्स हैं, ये नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि युद्ध मत बंद करना, युद्ध मत बंद करना। और नेतन्याहू को भी लगता है कि अगर वो युद्ध चालू करेंगे तो वो हमेशा के लिए ईरान के एक बड़े नेता बन जाएंगे, और हो सकता है कि अक्टूबर में जो इलेक्शन है उसमें लिकुद पार्टी अपने आप में ही पावर में आ जाएगी। ये नेतन्याहू का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। जी 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 श्रुतिलाल गुप्ता जी, दूसरी ओर आप जिस तरीके से युद्ध को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस पोजीशन पर ये युद्ध पहुंचा हुआ है, जिस स्थिति पर युद्ध पहुंचा हुआ है, ऐसे में कहीं से कहीं तक भी बातचीत जो है वो समाधान का हल रह पाई है? क्योंकि इसको लेकर बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं। नहीं, आजकल के अगर हम 3 वॉर्स अगर देख ले तो गाजा का युद्ध अभी भी चल रहा है, लेबनान के साथ उनकी स्कर्मिश अभी भी चल रही है, ईरान का तो वो 2 बार हो गया है कि उन्होंने बातचीत के पड़ाव से आते, बातचीत का पड़ाव चल रहा है और उसके बीच में ही उन्होंने वो शुरू कर दिया। यूक्रेन का आप देख लीजिए, बार बार बात हो रही है और बार बार वो पीस टॉक्स जो है रिजेक्ट हो जा रही है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ग्लोबल ऑर्डर जो है वो अब चेंज हो रहा है। और ये जो हम पिछले कई सालों से, आप अगर यूक्रेन के युद्ध से अगर आप स्टार्टिंग पकड़ रहे हैं तो अब हम 5वें साल में हैं कि इस चरण के जिसके अंदर से ग्लोबल ऑर्डर जो है वो चेंज होगा और आपकी रैंकिंग्स जो हैं डिफरेंट नेशंस की वो एस्टैब्लिश होंगी। ये इसका मतलब ये है कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज होने का मतलब क्या है कि कोई बात सामने प्रस्ताव रखेगा तो उस पीस टॉक के पीछे गारंटी देने वाले नेशंस कौन से हैं, बिल्कुल। वो चेंज हो श्रुति जी, जाएंगे। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर इससे ये देखने वाली बात बड़ी दिलचस्प हो गई कि जब बातचीत का रास्ता बंद हो चुका है तो इस युद्ध का हल किस तरीके से निकलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईरान को ही लेकर बात करेंगे, जहां ईरान की होर्मुज स्ट्रेट पर पकड़ और लगातार हमलों के कारण सऊदी अरब, कतर, इराक, कुवैत और यूएई जैसे खाड़ी देशों की सप्लाई प्रभावित हुई है।
सुरक्षित समुद्री रास्तों की कमी, बढ़ते हमले और लॉजिस्टिक्स दिक्कतों के चलते इन देशों का कुल उत्पादन 70% तक गिर गया है। आप समझिए किस तरीके से यहां पर उत्पादन जो है दूसरे देशों का गिरता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर ईरान को लेकर बात करें तो ईरान लगातार यहां पर जो है काफी कमाई करता नजर आ रहा है। होर्मुज स्ट्रेट बंद है, किन देशों के सप्लाई पर असर पड़ा है वो आप समझिए। दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर सऊदी अरब प्रोडक्शन बनाए रखने के संघर्ष से लगातार जद्दोजहद करता नजर आ रहा है, संघर्ष कर रहा है। इसके बाद तेल का प्रोडक्शन 1 करोड़ बैरल रोजाना से घटकर 80 लाख बैरल रह गया है, यानी कि 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की गिरावट, एक बहुत बड़ी गिरावट है ये। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए यनूब तक तेल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आप समझिए किस तरीके से ये स्थितियां जो हैं वो बनी हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से स्टोरेज टैंक भर गए हैं, जिससे कई कुएं अस्थायी रूप से बंद करने पड़े हैं। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर सऊदी अरब प्रोडक्शन बनाए रखने में संघर्ष कर रहा है, ये एक बड़ा पॉइंट है और इसी वजह से स्थितियां विपरीत बनी हुई नजर आ रही हैं। तेल का प्रोडक्शन आप समझिए 1 करोड़ बैरल रोजाना से घटकर 80 लाख बैरल पर रह गया है, जिसकी वजह से एक बड़ी समस्या जो है वो बनी हुई नजर आ रही है। और ईरान की इस बढ़ती कमाई ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ा दी है। और सवाल यहां पर एक बड़ा उठता नजर आ रहा है, जो चिंता इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है कि ईरान की जो कमाई बढ़ी हुई है, होर्मुज बंद होने से प्रोडक्शन 43 लाख से गिरकर 13 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। इराक का ये हम बात करें, होर्मुज बंद होने से दूसरे देशों को लेकर वैकल्पिक पाइपलाइन नहीं होने से स्टोरेज भर गए हैं, वैकल्पिक पाइपलाइन नहीं होने की वजह से स्टोरेज भी भरे हुए हैं। आप समझिए क्या स्थितियां ये बनी हुई नजर आ रही हैं। और स्टोरेज भरने के कारण वेस्ट कुरना और मजनून जैसे बड़े फील्डों में काम रोकना पड़ गया है, ताकि जो स्टोरेज भरा हुआ है उसको मेंटेन किया जा सके। इराक में BP, ENI और टोटल जैसी विदेशी कंपनियों ने स्टाफ वापस बुला लिया है, आप ये भी समझिए। और ईरान की बढ़ती कमाई ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ा दी है। और सवाल यहां पर यह है कि अगर प्रतिबंधों के बावजूद ईरान इतना कमा सकता है तो इन प्रतिबंधों की प्रभावशीलता कितनी है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अब अमेरिका को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि वर्तमान नीति ईरान को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं दिख रही। ईरान की यह ऊर्जा रणनीति दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। संसाधनों और रणनीति के दम पर प्रतिबंधों